हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डबराल कोचिंग क्लासेस। डीसीसी में आपका स्वागत है। आप लोग और हम लोग कर क्या रहे हैं, उद्यान विभाग पर्यवेक्षक का जो 2019 का पेपर हुआ था इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका आज लास्ट लेक्चर है। 6 लेक्चर में हमने पूरा पेपर यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का जो था वो सॉल्व कर लिया है और जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 10-15 क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डील करेंगे। ओके, तो वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जैसे हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और यहाँ पे जो भी कमेंट्स आपके हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप अदर वीडियो को देखना चाहते हैं, हमारी जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। ओके, तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन विद अ न्यू लेक्चर। दिस इज़ लेक्चर 7। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर में वो ये है, इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र, या जिसको आप केवीके कहते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 AD। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला गया था? तो ओके, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर है, यानी ये एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने का इनका मेन एम है। तो इनको केवीके के नाम से भी जाना जाता है। इनका लोगो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोगो है केवीके का। और जो फर्स्ट केवीके जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था और पौंडीचेरी में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, और जो केवीके है, केवीके ये नहीं है कि पौंडीचेरी में अकेला है, ये केवीके जो है एक छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं, प्रत्येक स्टेट में होते हैं, एवरी स्टेट में। और इनका एम क्या होता है, ये मेनली जो है लिंक बनाते हैं किसके बीच में, जो ICAR है। ICAR की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो न्यू दिल्ली है, जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिसर्च करते हैं ताकि जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड है, जो सेक्टर हमारा है, वो कैसे डेवलप करे, कैसे इसमें और ग्रोथ हो, तो इसके लिए रिसर्च करते हैं। तो जो ICAR है जो न्यू दिल्ली में है, एंड फार्मर के बीच में जो एक लिंक का काम करता है, वो काम करता है केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र की जो एक और बात है, ये क्या है, ये कृषि विज्ञान केंद्र एसोसिएटेड होते हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं लोकल, उनके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च में मेन रोल इनका होता है कृषि विज्ञान केंद्र का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि विटामिन D3 इज ऑल्सो कॉल्ड। जो विटामिन D3 है, विटामिन आपको पता है, विटामिन एक क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए हैं, जो अदर बॉडी में वेरियस बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, उनकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। तो विटामिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं। ओके, जो विटामिन D3 है, विटामिन डी का जो एक और 2-3 फॉर्म होती हैं उसकी, तो विटामिन D3 को कहा जाता है क्या, कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से उसको जाना जाता है। ओके, और ये जो है विटामिन होते क्या हैं, विटामिन है एक क्या, विटामिन होते हैं ग्रुप ऑफ सॉल्युबल फैट सॉल्युबल्स, जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनके ये ग्रुप होते हैं। ओके, जो फैट सॉल्युबल जो स्टेरॉइड्स हैं जिनको कहा जाता है सेकोस्टेरॉइड, उनका ये ग्रुप होता है विटामिन D। और विटामिन D को इस जो स्टेरॉइड हैं ये, इनको जो है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है ये जो इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन है, जो हमारी आंत है, आंत में जो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। और इसके साथ ही वहाँ पे जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को ये जो है इंक्रीज़ करते हैं। ओके, और इसके साथ ही अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस को भी ये परफॉर्म करते हैं। विटामिन D1 का नाम आप जानते हैं, विटामिन D1 का जो नाम है वो है कैल्सिफेरॉल, विटामिन D1 का। विटामिन D2 का है एर्गो कैल्सिफेरॉल, ERGO, एर्गो कैल्सिफेरॉल इसका नाम है। और विटामिन 3 का नाम आप जान चुके हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, और जो विटामिन है, विटामिन का जो सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में, वो बॉडी में जो एपिडर्मिस की लेयर है, लोअर एपिडर्मिस में, ये जो लोअर एपिडर्मिस की लेयर है वहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है।
और जो स्किन एपिडर्मिस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है इसका सिंथेसिस होता है। और केमिकल रिएक्शन के होने के लिए सबसे मेन यहाँ पे चाहिए आपको सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है, और आपकी बॉडी में लोअर एपिडर्मिस में फिर वाइटामिन की फॉर्मेशन होती है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि जो सन है, सन से हमें वाइटामिन मिलती है तो कैसे मिलती है, तो इसका मेन जो है प्रोसेस इस टाइप से होता है। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का व्यापारिक नाम क्या है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक हाईली टॉक्सिक मटेरियल है ये, और ये जो है टॉक्सिन का काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है, एक तो आप जान गए कि ये वेरी टॉक्सिक है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का व्यापारिक नाम वैसे सल्फास होता है, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे होंगे। ठीक है, और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ये टॉक्सिन की तरह काम करता है। और कैसा टॉक्सिन? एक हाईली टॉक्सिन है, बहुत हाई इनऑर्गेनिक टॉक्सिन है। और किसके रूप में यूज़ क्या होगा इसका यूज़ जो होता है वो फ्यूमिगेंट्स के रूप में, यानी जो धुआंरे होते हैं उसके रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और जो चूहे मारने के लिए जो मेडिसिन दवाइयाँ होती है, रोडेंटिसाइड के रूप में भी इसका यूज़ होता है, और साथ ही इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे होता है, कैसे जो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बनता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो रिएक्शन है, जब 4 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, 4 एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल जब P4 यानी फॉस्फेट का P4 मॉलिक्यूल जो फॉस्फोरस है उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बना देते हैं 4AIP। AIP कहा जाता है, जो केमिकल नेम है इसका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का वो AIP है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, और ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक टॉक्सिक मटेरियल है, आपको देखना है। और जो है इसका यूज़ रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और इसका जो कलर होता है, कलर एक मेन बात है, कलर ये जो है कलरलेस गैस, कलरलेस सॉलिड है, और इसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर्स में ही आपको मिलता है। इस टाइप की टैबलेट इसकी होती है। इस टैबलेट को आप रखो, चूहे को दो, और चूहा जो है अगले दिन के लिए बिल्कुल स्वर्ग सिधार जाएगा। ओके, तो ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज़ डेंजर, सुसाइड के रूप में भी यूज़, कई लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिपर डीएनए क्या होता है। जिपर डीएनए, और इसको जिपर नाम क्यों दिया गया है। डीएनए तो आप जानते हैं, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक जेनेटिक मटेरियल है, एक न्यूक्लिक एसिड है। और इसमें जिपर जो ऐड शब्द जुड़ा हुआ है, जिपर क्या होते हैं, जो ल्यूसिन क्या होता है, एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। जब प्रोटीन्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट पर जुड़ते हैं, और प्रोटीन किस टाइप के होते हैं, ल्यूसिन जिपर टाइप के जो प्रोटीन होते हैं, जब स्पेसिफिक साइट पर डीएनए में जुड़ते हैं तो उसको जो डीएनए बनता है फिर इस सबके कॉम्बिनेशन से उसको कहा जाता है जिपर डीएनए। ठीक है, ल्यूसिन जिपर डीएनए कहा जाता है। और ये जो है ये होता है मेनली लेफ्ट हैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है ये कि अधिकांश पादप यानी मोस्ट प्लांट ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में जो है जो आपके प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो मेनली आप सभी लोग जानते होंगे तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं प्लांट्स। और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कैसे लेते हैं, नाइट्रेट्स क्या होता है, जो हमारी सॉइल है, सॉइल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज हैं, जैसे राइजोबियम आपने सुना होगा, जो लेग्यूम्स फैमिली के रूट नोड्यूल्स में ये मिलता है मेनली राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, है ना। नाइट्रोजन N2 है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, NO3 नेगेटिव में। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स मेनली एक क्या है, अगर इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो ये पॉली एटॉमिक आयंस है। ठीक है, और एक टाइप का कैसा आयन है, पॉली एटॉमिक। इट मीन्स कि इसमें जो है एक से अधिक एटम जुड़े हुए हैं, जैसे NO3 नेगेटिव आप देख रहे हैं ना, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी एक से अधिक मॉलिक्यूल है, एक से अधिक एटम है, इसलिए पॉली एटॉमिक है। ठीक है, सॉल्ट कंटेनिंग ये आयंस है। और इसके साथ ही जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स क्या है, एक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है प्लांट के थ्रू। जो नाइट्रोजन है, जैसे यूरिया वगैरह है, यूरिया भी जब सॉइल में जाती है तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में उसको
लेते हैं प्लांट्स, तो नाइट्रेट एक मेन फर्टिलाइज़र है, एक मेन कंपोनेंट्स है। और यदि हम एक एग्जांपल देखें नाइट्रेट्स का, तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। KNO3 एक जो है क्या है, नाइट्रेट्स है, ठीक है। तो नाइट्रेट्स इमेज के थ्रू आप देखे होंगे कि नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट्स में, फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाशिमोटो डिजीज़ इज द डिसऑर्डर ऑफ, कि हाशिमोटो डिजीज़ जो होता है वो किस में डिसऑर्डर क्रिएट होने पर पैदा होता है। तो ये मेनली जो डिजीज़ है रिलेटेड है, पीछे कहाँ जा रहा है, ये जो डिजीज़ है हाशिमोटो डिजीज़, ये जो है मेनली रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, हाशिमोटो डिजीज़ होने की वजह से थायराइड जो ग्लैंड है वो ख़त्म हो जाती है, उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। और इसका फंक्शन ख़त्म कौन करता है, जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी ही आपकी थायराइड ग्लैंड को ख़त्म कर देती है। बॉडी में कौन, जैसे जो आपका इम्यून सिस्टम है, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जब आपकी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बहुत कम थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब थायरॉक्सिन कम सिक्रीशन हो तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ओके। हाइपोथायरॉयडिज्म उसको कहा जाता है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की जब कंडीशन हो जाती है तो होता क्या है उस टाइम, जो आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है किसके खिलाफ, आपकी जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है और उसका फंक्शन जो है, उसके फंक्शन को ही ख़त्म कर देता है, ओके। तो इस टाइप से हाशिमोटो डिजीज़ होती है। तो मेनली किससे रिलेटेड है ये हाशिमोटो डिजीज़, ये रिलेटेड है किससे, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड में इमेज में आप देख रहे होंगे, थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन में है और एक बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो इसकी शेप होती है वो कैसे होती है, तो इस टाइप से। और यदि हाशिमोटो डिजीज़ हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण, यदि हाशिमोटो डिजीज़ हो गया तो उसकी वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड अभी नॉर्मल साइज़ में है, ये आपकी जो है एनलार्ज होकर इस टाइप से एक बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन आ जाएगी इसकी वजह से, हाशिमोटो डिजीज़ की वजह से, और फिर आपको वेरियस अदर प्रॉब्लम आ सकती है, निगलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मेन है हाशिमोटो डिजीज़। और इसको जो है 2-3 और नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो एक मिनट, इसको अदर नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, और क्रोनिक लिम्फेटिक थायरॉयडाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है इसका ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस, ठीक है। तो ये 3 नेम्स के थ्रू इसको जाना जाता है हाशिमोटो डिजीज़ को, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट इज़, क्या होगा। तो राइट आंसर है, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है, एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया, जिसको एक ग्राउंड नट के रूप में भी जाना जाता है, इसको ग्राउंड नट भी कहते हैं, और इसके साथ ही इसको मंकी नट भी कहते हैं, ओके। और ये जो है लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे साइंटिफिक नेम यहाँ पे है एरेकिस हाइपोजिया, और जो लोकल नेम है इसको पीनट, ग्राउंड नट एंड जो मंकी नट उसके नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही इसकी जो फैमिली है लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी हो गई, ठीक है। पेपिलियोनेसी या फेडेसी या पी फैमिली से भी बिलोंग करता है, ओके। और यूजफुल ऑर्गन्स जिसको आप खाते हैं वो सीड होता है, ठीक है। तो लेग्यूम्स है, तो लेग्यूम्स में हमने एक खास चीज़ पढ़ी है कि जो लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो चूँकि ये भी लेग्यूम है, इसके जो रूट नोड्यूल्स होंगे उसमें भी राइजोबियम जो बैक्टीरिया होगा वो प्रेजेंट होगा, और वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेगा, यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर है ग्राउंड नट। और नेक्स्ट है कि सॉइल स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय, इसके थ्रू आप सॉइल स्ट्रेंथ को मापेंगे। तो पेनिट्रोमीटर एक apparatus होता है जिसके थ्रू आप इसको मेज़र करते हैं, किसको, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को, ठीक है। यहाँ पे इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट है कि विच वन इज़ द करेक्ट कौन सा होगा। सबसे पहले ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो सबसे
बड़ा पार्ट से ज़्यादा पार्ट होता है आपके ब्लड का, और उसके बाद जो है प्लाज्मा में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स कई बार एग्जाम में पूछता है, एरिथ्रोसाइट्स किसका नाम है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेरी 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्लाज्मिड क्या है, व्हाट इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड एक जो है क्रोमोसोमल, या एक ये कहें कि एक जो है एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये, ठीक है ना। और किस टाइप का डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, यानी गोलाकार डीएनए। और कहाँ पे पाया जाता है ये पाया जाता है, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया विषाणु जीवाणु जिनको आप कहते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और इसके साथ ही प्रोटोजोअन्स में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई नया जीन हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई फॉरेन जीन इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को लेते हैं, और प्लाज्मिड में एक स्पेसिफिक साइड पे जो जीन है उसको फिट कर देते हैं, और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, उस एनिमल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ये एक नया डीएनए बन जाता है, इसको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। ये डीएनए क्या करता है, आपको पता है डीएनए में रेप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी अपनी ये कॉपी बना सकता है। तो धीरे धीरे अपनी कॉपी बनाता है, और फिर ये पूरे जो जीन्स है, एनिमल का जीन, जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, उसमें ये जो है अपने आप को शो करना शुरू कर देता है। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जीवाणु में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक न्यूक्लियर सब्सटेंस है, ओके। और ये जो है बैक्टीरिया में मिलता है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का शेप इस टाइप का होता है, इसमें एक फ्लैजुलम होता है जिसके थ्रू ये मूवमेंट करता है। तो इसमें यहाँ पे प्लाज्मिड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो प्लाज्मिड का यूज़ होता है मैनिपुलेशन, जीन के मैनिपुलेशन करने में, जीन में फेरबदल करने में इसका यूज़ होता है। और कहाँ पे, जीन इंजीनियरिंग में और क्लोनिंग में इसका यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि जहरीला लाइकेन क्या है, ये है लिथेरिया वुल्पाइना। लिथेरिया वुल्पाइना को एक जहरीला लाइकेन के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक इस टाइप का लाइकेन है। क्रस्टोज आपने देखा होगा, क्रस्टोज, पॉलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन, 3 टाइप के लाइकेन होते हैं। तो इसमें ये जो है फ्रूटिकोज लाइकेन है, फ्रूटिकोज लाइकेन की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। और इसका कलर जो होता है वो होता है ब्राइट येलो कलर, येलो और ग्रीन कलर में होता है। और इसकी ग्रो कहाँ पे होती है, कहाँ पे उगता है ये, तो ये बार्क में उगता है, जो छाल होती है। और छाल किसकी, जो कोनिफर, यानी जो हमारे कोणधारी वृक्ष हैं, कोनिफर जो प्लांट्स हैं, उनकी बार्क में ये जो है उगता है। और उसकी बार्क के साथ ही अदर जो डेड जो प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनमें भी ये जो है ग्रो करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का एसिड पाया जाता है जिसको कहा जाता है वुल्फेनिक एसिड, वुल्फेनिक PINIC, वुल्फेनिक एसिड। और ये वुल्फेनिक एसिड एक जो है टॉक्सिन है, और इस टॉक्सिन का यूज़ जो है पहले से ही लोग करते आ रहे हैं, हिस्टोरिकली इसका यूज़ होता है एज अ टॉक्सिन, ठीक है ना। और जो फॉक्स है, जो वॉल्फ है, वॉल्फ भी इसको खाकर क्या हो जाता है, उनको भी जहर लग जाता है, वो भी मर जाती हैं। इसलिए जो है लिथेरिया वुल्पाइना को वॉल्फ लाइकेन भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है वॉल्फ लाइकेन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे वॉल्फ लाइकेन है, और कहाँ पे उगता है ये, और ये किस कैटेगरी में आता है, और जो है इसका कलर कैसे होता है, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है आम्रपाली। जो आम है वो किसकी हाइब्रिड वैरायटी है, तो ये हाइब्रिड वैरायटी है दशहरी। एक आम होता है मैंगो, दशहरी, DASHERY, दशहरी। एंड जो नीलम है, नीलम जो वैरायटी है मैंगो की, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा कर इस आम्रपाली जो मैंगो है उसको बनाया गया है। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1971 में। और कहाँ पे ये बनाया गया था, तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली में इसको बनाया गया था। और जिसके थ्रू ये जो है बनाया गया था, उनका नाम था पिजूस, PIGUSH, पिजूस
मजूमदार। ओके, पीयूष मजूमदार जो साइंटिस्ट थे ICAR में, उन्होंने इस न्यू हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेटिना डेवलप फ्रॉम, तो रेटिना जो डेवलप होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? दिस इज डेवलप फ्रॉम, तो न्यूरल एक्टोडर्म से रेटिना जो डेवलप होता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना एक आँख का पर्दा है, आई का जो पर्दा है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपके आँख में बनती है, तो कहाँ पे बनती है? वो रेटिना में बनता है। और रेटिना का जो फॉर्म होता है कहाँ से बनता है ये? तो ये बनता है न्यूरल एक्टोडर्म से। ठीक है, न्यूरल एक्टोडर्म्स क्या होती हैं? जैसे एम्ब्रियो की कंडीशन में क्या होता है? एम्ब्रियो की कंडीशन में मल्टीपल लेयर होती हैं, जैसे मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इस टाइप की कुछ लेयर होती हैं, और इन्हीं 3 लेयर से पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो जो न्यूरल एक्टोडर्म है, जो बाहरी लेयर है, इसी से ही क्या होता है? रेटिना का डेवलपमेंट होता है, जो आँख का पर्दा है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की जो नरेंद्र 80 जो वैरायटी है वो इकोलॉजिकल परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है ना? किसके लिए उपयुक्त है? रेनफेड, अपलैंड, इरिगेटेड अर्ली, इरिगेटेड मीडियम एंड गहरा पानी। इसमें रेनफील्ड अपलैंड के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल्फिया सर्पेंटाइना इज अ मेडिकल प्लांट और किस फैमिली में आता है? तो एपोसाइनेसी फैमिली का ये मेंबर है राउल्फिया सर्पेंटाइना, आप देख सकते हैं इसको इमेज में। और इसके साथ ही ये जो इसमें इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं, वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। इसमें वेरियस टाइप के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, एल्केलॉइड्स जिनको आप क्या कहते हैं, जो एक्टिव करते हैं, ये बायो एक्टिव कंपोनेंट्स भी इनको एल्केलाइड्स को कहा जाता है। तो इसमें वेरियस एल्केलाइड्स होने की वजह से इसका यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन की जो हाइपरटेंशन होती है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, राउल्फिया सर्पेंटाइना का। ध्यान रखिएगा, सर्पगंधा का ही नाम है राउल्फिया सर्पेंटाइना, कई बार एग्जाम में पूछता है वो। और यहाँ पे मैंने इमेज आपके लिए बना रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है अभी का। लास्ट क्वेश्चन है कि जो काली मिर्च है, जो ब्लैक पेपर है, जिसको इंग्लिश में ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है, तो उसमें कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट है? तो उसमें मेन जो एल्कलॉइड जो बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स होता है उसका नाम है पिपरीन। पिपरीन ध्यान रखिएगा, पिपरीन क्या है? पिपरीन एक एल्कलॉइड से जो पाया जाता है कहाँ पे? ब्लैक पेपर में। ओके, और इसके फंक्शंस क्या है? ये एंटी डिप्रेसेंट है। जो डिप्रेशन जब होता है तो उस कंडीशन में ये क्या करता है? अगर आप काली मिर्च खाओ तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मेटाबॉलिज्म को ये इम्प्रूव करेगा, और न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्प्शन है, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होता है उसको इम्प्रूव करेगा, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है ना, और जो पेंजेंसी होती है, यानी जो नाक में चुभने वाली जो स्मेल होती है किसकी? ब्लैक पेपर की, वो भी इसी पिपरिन की वजह से होता है। ये जो है इस टाइप का दिखता है, ये येलो कलर का, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये येलो कलर का होता है, और इसका जो है स्ट्रक्चर इस टाइप से है। और यूज़ मैंने आपको बता दिया कि पिपरिन के यूज़ क्या है, और ये कहाँ पे? ब्लैक पेपर में पाए जाने वाला एक मेन या मेजर बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स है या एल्केलॉइड्स है। तो ये थी आज के उद्यान पर्यवेक्षक के क्वेश्चन आंसर, और आई एक्सपेक्ट कि आपको पसंद आया होगा। और जो भी इम्पोर्टेंट्स तो पूरी वीडियो है, इसलिए पूरी वीडियो के नोट्स आप बनाइए, उनको रिवाइज करिए। यहाँ पे मैं चाहूँ तो आपको इस पूरे पेपर को मैं 1-2 लेक्चर में ही कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपको रटना ही है तो रटने में तो फिर आप वहाँ पे सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन पूछता है वो आपसे। यदि आपके कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हैं, अच्छे से आपको पता है, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। तो इसलिए मैंने इसको लंबा खींचा, और जो है वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इससे आप कई अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल में विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ और उनको वॉच करो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।